हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम सितंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 जो है हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने शॉर्ट न्यूज़ को पढ़ा था और कुछ एक मैंने एक्स्ट्रा जो न्यूज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो मैंने आपको उसमें बताई थी। उसको आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उनको तो वैसे ही जो है वीडियो सारे जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ने वाले हैं, तो बिना किसी समय वेस्ट किए हुए तो हम आगे चलते हैं। जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, वो है भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उसके समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो पहले तो ये पता चले कि ये माले क्या है। तो माले देखिए मालदीव्स की राजधानी है। मालदीव्स किधर है अब? तो ये हमारा भारत है। अगर यहाँ देखिए ये श्रीलंका है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कई सारे डॉट नज़र आएंगे आपको। तो ये एक देश है कई सारे द्वीपों का बना हुआ, जिसको मालदीव्स कहा जाता है। और कहते हैं मालदीव्स को जो है आप एक साइकिल से भी जो है पूरे देश को घूमा जा सकता है। ठीक है, मैं तो गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। मालदीव्स की राजधानी है माले। ठीक है, तो हमारा जो देश है भारत, वो पड़ोसी राज्यों की मदद करने के लिए जो है इस प्रकार के जो है एग्रीमेंट्स भी करता है और लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट ये भी हमें ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए लाइन ऑफ क्रेडिट हाल ही में जो है किस देश को जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया, तो मालदीव्स को दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ का जो आधारभूत ढांचा है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस लिए चाहिए। अगर कोई देश एक जलीय द्वीपों वाला देश है तो उसको कनेक्टिविटी के लिए जो है पैसा चाहिए होगा कि भाई मैं एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कनेक्ट कर पाऊँ, तो यही काम होगा उनको। तो इसके लिए जो पैसा है वो किसने दिया है? भारत सरकार ने दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लिखा है भारत और मालदीव के मध्य ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसमें जो है भारतीय कंपनी एफकॉन और वहाँ की जो कंपनी है मालदीव जो है उसकी कंपनी है, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर किए हैं। और ये एक मालदीव की राष्ट्रीय योजना का पार्ट है। बस इतना ही है, इसमें और कुछ काम की चीज़ नहीं है। भारत ने जो है कितने पैसे दिए हैं? तो $100 मिलियन और 40 करोड़ की ऋण सहायता जो है वो जो है उसको प्रदान की है। किसको? मालदीव्स को। फिर है तो इसमें जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि विलिंगली और गुल्ही फालू और जो है तिलांग फुशी, ये जो है द्वीपों के नाम है। जो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट आएगी इससे इन द्वीपों को जो है जोड़ा जाएगा। ये परियोजना जो है सेतु लिंक तैयार करनी है इन आइलैंड्स के बीच में। हो सकता है आइलैंड्स के नाम देके पूछ ले कि ये कहाँ के हैं या किस परियोजना के तहत हैं, तो ये मालदीव की जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसके तहत ही इनका नाम आता है। फिर देखिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसका क्या मतलब होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक सॉफ्ट लोन होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ग्रांट दे दी, ग्रांट यानी अनुदान दे दिया कि अब आपको कुछ नहीं देना, आप मज़े करो, ले लो, ठीक है, पैसे लेके रख लो, ऐसा नहीं है। ये आपके जो है सॉफ्ट लोन है। ठीक है, इसको जो है आपको कम ब्याज दरों पर दिया जाता है, यानी कि आपको इसको चुकाना पड़ता है। फिर है ये हमने जो फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एक रिपोर्ट है जो ADB ने जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021। की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021। की इंडिकेटर्स फॉर एशिया पैसिफिक 2021 किसने जारी की? तो ADB ने जारी की है। क्यों जारी की है? इसने बताया है कि भाई कोविड-19 का जो प्रभाव है वो इन एशिया और पैसिफिक रीजन्स के अंदर क्या पड़ा है। ठीक है, उसके अलावा तो इसमें वही जो है बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ये हमको नहीं पढ़नी है। इसमें जैसे कि ये लिखा है इसने कि लगभग 20 करोड़ लोग या विकासशील एशिया की 5.2% की आबादी जो है 2017 तक अत्यंत गरीबी में रहती थी। अगर कोविड महामारी ना आई होती तो 2020 तक गरीबी में फंसे लोगों की संख्या 2.6% तक गिर गई होती, लेकिन नहीं गिर पाई और ज़्यादा बढ़ गई इसके कारण। और फिर ये भी चेतावनी दी है कि जो SDG गोल्स हैं, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हिंदी में इसको कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। कितने हैं सतत विकास लक्ष्य? तो 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला कौन सा है, दूसरा लक्ष्य क्या कौन सा है, 17वां लक्ष्य पार्टनरशिप को रिलेटेड है, ठीक है, समझौतों से संबंधित है। तो ये लक्ष्य जो है आपको पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जो है पॉवर्टी से रिलेटेड है, यानी गरीबी हटानी है। फिर हेल्थ सेवाएं देनी है। फिर हेल्थ के बाद एजुकेशन देना है। तो इनके जो है आपसे लक्ष्य पूछ लिए जा सकते हैं कि 14 नंबर के लक्ष्य में क्या दे रखा है, 15वें लक्ष्य में क्या दे रखा है। एक बार 17 लक्ष्यों की लिस्ट जो है वो आप देख लीजिएगा। फिर है वैश्विक युवा सूचकांक, ये भी हमने पढ़ लिया था। जो वैश्विक युवा सूचकांक है ये जो है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, राष्ट्रमंडल का जो सचिवालय है उसने अभी जारी किया है। और इसमें जो है युवाओं को रैंकिंग दी है कि भाई उनको कितना रोजगार मिल रहा है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड है, ऐसा स्कोर बना करके। और जितने भी इस राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं उन सभी देशों के युवाओं का स्कोर बना करके उन्होंने दिया है। तो इसमें फर्स्ट रैंक ली है सिंगापुर ने, और सबसे आखिरी यानी 181 देशों में सबसे आखिरी रैंक 181वीं किसकी है? चैड की। चैड कहाँ का देश है? तो ये अफ्रीका का देश है। ठीक है, और भारत की रैंक जो है इसमें 122वीं है। ठीक,
तो अब ये जो है इसको आप देख लीजिएगा, इतना ही है इसके अंदर, और कुछ काम की चीज़ है नहीं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, चाइना ने जो है 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया। ये भी हम पढ़ चुके थे कि चाइना ने कहा है कि हम 2060 तक कार्बन तटस्थ बन जाएंगे, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल, यानी कि हम जो है ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे या ऐसे ईंधनों का यूज़ करेंगे जिससे कि जो है जो कार्बन है उसका उत्सर्जन कम से कम हो। आप जानते हैं कार्बन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो वो तापमान में वृद्धि करती है और जो है पूरे विश्व का जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि जो तापमान है अर्थ का, उसको बढ़ाने में सहायक है। फिर जो है चाइना कहता है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाइना ने ये कहा है कि जो हमारा तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है तो उसमें जो है जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जैसे कि कोल है, आपका पेट्रोल है, इन सब से ही तो कार्बन निकलता है, तो इनका विकल्प तलाशे जाएंगे, ठीक है, और कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेडिंग जो होती है वो भी की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बातें थी। फिर हम चलते हैं, भारत व अमेरिका ने SGP के दूसरे संशोधन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ये SGP क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो भारत और अमेरिका के अंदर जो वैश्विक विकास का जो सहयोग के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया है, उसको और इन्होंने आगे एक्सटेंड किया, उस पर एक और संशोधन करके उसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। 2019 में इसमें पहला संशोधन करके इसकी वैधता को 2021 तक बढ़ाया गया था। तो SGP समझौते में दूसरा संशोधन, SGP जो ये समझौता है इसकी वैधता को 2026 तक बढ़ाता है, यानी कि जो दूसरा जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है, समझौता किया है, इससे अभी ये जो इनका सहयोग है वो 2026 तक जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसमें वही वाली जो है बातें हैं कि भाई समझौते के तहत भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में भागीदार देशों को क्षमता निर्माण के लिए सहायता देगा, जैसे कि कृषि में, कनेक्टिविटी में, व्यापार में, पोषण में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, नवीनीकरण ऊर्जा में, महिला सशक्तिकरण में, फलां के अंदर जो है ये ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मुख्य बात यही थी कि इन्होंने क्या किया है कि जो अभी इनके बीच में स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे उनके अंदर दूसरा संशोधन करके इसको 2026 तक बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया है, तो भारत और अमेरिका ने सहयोग के लिए इसको बढ़ाया है। तो अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है इसमें पढ़ ली है। पहली न्यूज़ तो ये थी कि जो ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसके लिए 100 करोड़ जो है अमेरिकी डॉलर, $100 मिलियन जो है उसकी लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, किसको, मालदीव्स को, ठीक है। किसने दी, भारत ने दी है। और दूसरी है एक ADB की रिपोर्ट है जिसका नाम है की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, किसने जारी की है, ADB ने जारी की है। कोविड-19 से क्या प्रभाव पड़ा है उसको ये बताती है। तीसरा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ये जो है कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप बताएंगे कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर को पहला स्थान है, भारत 122वें स्थान पर है, सबसे आखिरी चैड है। फिर जो आता है आपका फिर हमारा कौन सा था, हाँ, चाइना ने कहा है 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये चाइना का है प्रोजेक्ट है, कुछ खास इसमें था नहीं। भारत और अमेरिका ने जो है SPG में दूसरा संशोधन किया है, यानी स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल में दूसरा संशोधन किया है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि हमारी जो सहयोग है उसको हम 2026 तक जो है इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अल्जीरिया की मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की जो है घोषणा हुई है। अल्जीरिया और मोरक्को दोनों ही देश कहाँ के हैं, तो ये जो है ये अफ्रीका के देश हैं, यहाँ वाले, ठीक है, अल्जीरिया और मोरक्को। तो ये इन्होंने कहा है कि शत्रुतापूर्ण कार्य का हवाला देते हुए मोरक्को के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है अल्जीरिया ने, ठीक है। तो अल्जीरिया और मोरक्को दोनों की राजधानी क्या है वो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए, अल्जीरिया क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्या है, सबसे बड़ा देश है। अच्छा, एक अफ्रीकन यूनियन नामक एक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर यूथोपिया में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी जो है अफ्रीका में ही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है। अल्जीरिया क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये उत्तर में भूमध्य सागर, यानी कि जब आप ये देखेंगे ये अफ्रीका है तो यहाँ ऊपर है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और पूर्व में ट्यूनीशिया, यानी कि अगर ये अल्जीरिया है तो यहाँ पूर्व में ट्यूनीशिया है इसके, ठीक है। पूर्व में लीबिया, पश्चिम में मोरक्को और दक्षिण पश्चिम में सहारा, मॉरिटेनिया और माली और दक्षिण पूर्व में नाइजर से घिरा हुआ है। इस देश का ज़्यादातर हिस्सा जो है सहारा मरुस्थल का भाग है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। वही मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसके पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में पश्चिमी सहारा के साथ अपनी सीमा जो है ये साझा करता है। हालांकि इतना तो कोई नहीं पूछेगा, अल्जीरिया और मोरक्को को एक बार जो है आप इसका कैपिटल देख लीजिएगा। फिर चीन ने जो है 3 बाल नीति, यानी कि अब 3 बच्चों को जो है उन्होंने मंजूरी जो है वो दे दी है, क्योंकि वहाँ पर जो है 3 चिल्ड्रन पॉलिसी,
3 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको मंजूरी दे दी। पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब 3 जो बच्चे हैं वो लोग पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यही है कि वहाँ पर जो है वृद्धों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की जनसंख्या बढ़कर 26 करोड़ के लगभग हो गई। इसीलिए जो है इन्होंने इस 3 चाइल्ड पॉलिसी को जो है वो दिया है, मंजूरी दी है। फिर है तालिबान का फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा। ये तो हम सभी जानते हैं, इसको तो हमने पढ़ते हुए जो है न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखिए अफगानिस्तान से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। तो पहली चीज़, तालिबान ने जो है अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रख दिया है। और भारत के ने जो अभी जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए वहाँ एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का क्या नाम है वो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ताकि पता चले आपको कितना याद है। फिर देखिए तालिबान ने जो है, तालिबान इतना बुरा क्यों बताया जाता है, क्योंकि वो जो है काफ़ी कट्टरपंथी है, ठीक है। और उसने वहाँ पर शरिया कानून जो है वो लागू कर दिए, जिसके तहत महिलाओं पर काफ़ी सारे जो है वो प्रतिबंध होते हैं। तो जो प्रॉपरली एक इस्लामिक देश होता है वो शरिया कानून के हिसाब से चलता है। और शरिया कानून काफ़ी कट्टर कानून है, जो कि कट्टर इन अ सेंस ऐसा है कि जिस समय जो ये धर्म बना था तो ये उस समय का कानून है, कि वहाँ उस समय जो सोसाइटी थी, उस टाइप के जो परिस्थितियाँ थी, तो उसमें जो सूटेबल चीज़ें थी वो इस कानून के अंदर रखी गई है। आज के हिसाब से इसमें परिवर्तन बहुत कम किया गया है, ठीक है। तो शरिया कानून जो है इसलिए थोड़ा कट्टरपंथी जो है वो माना जाता है। फिर देखिए पाकिस्तान, चीन और रूस ने तालिबान के कब्जे का समर्थन करते हुए उसके नेतृत्व में अफगानिस्तान के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात की है। जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्होंने तो देश ही छोड़ दिया था, वो तो हमें पता है। यहाँ के जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने जो है अपने आप को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था, जिनका नाम था अमरुल्लाह सालेह, ठीक है। फिर जो है ये और इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं। हाँ, अफ़गानिस्तान के अंदर भारत के बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो भारत ने अफ़गानिस्तान में चला रखे हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो देखिए वहाँ के जो संसद भवन है उसमें निवेश भारत ने किया था। वहाँ का जो सलमा बांध है वो जो है भारत ने निर्माण किया था। और डेलाराम जरंज जो राजमार्ग है वो भी जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया था। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा अब जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आगे क्या होगा, यानी डेडलॉक की सिचुएशन है कि अब क्या आगे का होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत व बांग्लादेश के मध्य मालगाड़ी परिवहन जो है उसको शुरू किया गया है। तो हम देख रहे थे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है मालगाड़ी परिवहन जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि भारत का अगर सबसे लंबा बॉर्डर किसी भी देश के साथ में लगता है तो वो बांग्लादेश है। कितना, 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हमारा किससे लगता है, बांग्लादेश के साथ में लगता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। तो बांग्लादेश जो है पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको कि 1971 के अंदर जो है स्वतंत्रता मिली थी पाकिस्तान से। तो पहले ये भी जो है रेड क्लिफ जो बॉर्डर है उसी का पार्ट हुआ करता था। जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, वैसे ही ये भी जो है रेड क्लिफ लाइन से ही भारत से अलग था। अब नेक्स्ट क्या है कि जो है 1971 में इसको जो है मुक्ति मिली थी, यानी कि अलग देश के रूप में स्थापित हुआ था। उसके अलावा और क्या क्या काम हुए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए अभी जो है 1971 से अगर आप 2021 का हिसाब लगाएं तो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उसको 50 साल जो है वो पूरे हुए हैं। इसलिए अभी जो हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे जो परेड हुई थी उसके अंदर जो है बांग्लादेश को जो है वहाँ पर जो है उन्होंने भी अपना जो है पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन अभी कल EPFO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाने की जो रिकमेंडेशन है वो किस देश के द्वारा दी गई थी। तो क्योंकि 21 फरवरी जो है वो बांग्लादेश अपना मातृभाषा दिवस मनाता है, इसीलिए ये रिकमेंडेशन जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के द्वारा दी गई थी। तो यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा था, 21 देश ने जो है मातृभाषा दिवस, मदर टंग लैंग्वेज मनाने का जो है वो अनुमोदन दिया था, तो वो बांग्लादेश था। और अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति। क्या नाम है, संप्रीति। ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी जो है शांति अग्रसेन नाम की जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, शांति अग्रसेन 2021 में। ये भी जो है भारत और बांग्लादेश के जो 50 वर्ष में राजनयिक संबंधों के उसके दिवस में ही जो है इसको आयोजित किया गया था 2021 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। क्या नाम है, मैत्री एक्सप्रेस। ये जो है कोलकाता से ढाका की तरफ चलती है। और उसके अलावा अभी जो 50 साल पूरे हुए हैं उसमें जो है एक ट्रेन और चलाने का जो मालगाड़ी ट्रेन है, ठीक है, फ्रेट ट्रेन है, फ्रेट मतलब मालगाड़ी, ठीक है।
तो वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसका जो है उसको भी जो है अभी जो ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में जो है उसको स्टार्ट किया गया है। काफ़ी समय से जो है ये ट्रेन बंद थी। ये जो है हल्दीबाड़ी भारत का हल्दीबाड़ी और चिल्लाहाटी बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रेन है वो जाएगी। तो यहाँ कुछ और ट्रेन्स भी है जिनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ट्रेन्स ही हैं जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में रन करती हैं। पहली है पेट्रोपोल, जो कि भारत से बांग्लादेश के बेनोपोल तक जाती है। पेट्रोपोल बेनोपोल, ये तो याद रहेगा, पोल से। फिर है ग्रेडे जो भारत में है, और दर्शन, तो ग्रेडे दर्शन जो है ये भारत से बांग्लादेश। फिर है सिंहबाद से रोहनपुर, ये भी चलती है। राधिकापुर से बैरोल और हल्दीबाड़ी से चिल्लाहाटी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, ये तो हमको पता ही है। फिर हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें कुछ है क्या इसमें। ठीक है, ये इसमें कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा जो है वो की गई है। ये क्या है, तो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उन्होंने कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर में रिसर्च और नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में तैयार एवं गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ये मंच कहाँ का है, भारत में ही गठित है। तो इसके प्रचालन की घोषणा भारत के केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है वो की गई है। तो ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य वही है, वही बोल बच्चन वाली बातें हैं कि ब्रिक्स सदस्य देशों में छोटे खेतिहर जो किसान हैं उनके लिए तथा सतत रूप से उपज बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करना, अनुसंधान प्रौद्योगिकी इनको बढ़ाना, फला जो बातें हैं वो सब चीज़ें हैं। फिर जो है इसका जो संगठन है नोडल, वो है भारतीय कृषि अनुसंधान, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल जो है वो इसका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है भारत का फोकस संगठन यहाँ पर है। तो इसके बारे में क्या है कि ये जो है ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच जो है इसको जो है स्थापित किया गया है भारत में, और इसकी घोषणा किसने की है, तो हमारे जो कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसकी घोषणा की है। फिर है क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीजन रैंकिंग, ये क्या है, तो देखिए इसका हालांकि पूछने की संभावना कम है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, पूछ ले कि भाई ये जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका नाम है संस्था का क्वैक्वेरेली साइमंड्स, ठीक है। क्यू से क्यूएस बेस्ड और क्यू से क्वैक्वेरेली साइमंड्स, ये संस्था का नाम है। और ये 2022 की रैंकिंग है। इसमें जो है शहरों को रैंकिंग दी जाती है कि भाई वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, और ऐसे शहर शामिल किए जाते हैं जहाँ की जनसंख्या 2.5 लाख से आगे हो, ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा हो। तो इसमें लंदन जो है उसको फर्स्ट स्थान प्राप्त है। भारत का इसके अंदर कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में पड़ा रहे तो जो हमने इसको पढ़ लिया। फिर है विश्व में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को मिला आविष्कार का पेटेंट, ठीक है। तो अब ये पेटेंट कराया किसने, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में फ्रैक्टल ज्यामितीय पर आधारित खाद्य कंटेनर, फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल जियोमेट्री, इसके नवाचार को एक पेटेंट प्रदान किया गया है 2021 में, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, इसके चर्चा का कारण ये है कि यह पेटेंट किसी मानव को नहीं दिया गया है, बल्कि डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटिनेंस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को दिया गया है। यानी कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही ये पेटेंट दे दिया गया है। पेटेंट का मतलब क्या है कि वो कुछ सालों तक जो है इसके ऊपर सोल रूप से जो है कार्य कर पाएगा। तो ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के निर्णय को बौद्धिक संपदा विशेषज्ञों की ओर से आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। तो ये जो DABUS है को आविष्कारक के तौर पर दर्जा कराने वाले पेटेंट के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व भर में प्रयास किया गया था, किंतु केवल दक्षिण अफ्रीका ने ही ये पेटेंट प्राप्त किया। तो अभी पूछा जा सकता है कि ये DABUS जो है इसका पेटेंट जो है वो किस देश के द्वारा प्राप्त किया गया है, तो अपने को पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका किसके द्वारा, साउथ अफ्रीका के द्वारा। और ये जो है पहला क्या है, एक तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है जिसको कि ये पेटेंट जो है वो दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में तो इसमें कुछ और काम की चीज़ें नहीं हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राउंड अप जो है ये हम पढ़ चुके थे। फिर हम राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर चलेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, उसमें हमने सारा सार संग्रह पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया है, और इससे अगले वाले में थर्ड वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।